मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से बेदखल होने का ऐसा डर सता रहा है कि उनकी हड़बड़ी अब साफ नजर आ रही है। एक तरफ ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग प्रस्ताव की तलवार लटकी हुई है, जिससे उनको कभी भी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। ऐसे में ज्ञानेश कुमार ने आधी रात में बड़ा उलटफेर कर डाला। बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के फौरन बाद आधी रात में चुनाव आयोग ने बड़े बड़े अधिकारियों के तबादले कर डाले। अब आखिर ये अफसर थे कौन और चुनाव आयोग को इनसे क्या खतरा था, आपको पूरी डिटेल समझाएंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष जो महाभियोग प्रस्ताव लेकर आया, उससे कितना मुमकिन है कि ज्ञानेश कुमार को पद से बेदखल कर दिया जाए, और ऐसा होता है तो ज्ञानेश कुमार कितने समय में मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी से हटाए जा सकते हैं। ममता बनर्जी और पूरे विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार की तो मुसीबत बढ़ाई ही हुई है, साथ ही पीएम मोदी और अमित शाह की भी नींदें उड़ा दी हैं। क्योंकि आपको ये भी जानना चाहिए कि ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के चक्कर में पीएम मोदी और अमित शाह ने क्या बड़ी चालाकी की थी। और इतना ही नहीं, ज्ञानेश कुमार को ऐसे पावर्स देने की कोशिश की गई जिससे वो कोई भी धांधली करें फिर भी सजा से बच जाएं। चलिए आपको एक एक करके पूरा मामला समझाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर चुनाव आयोग ने आधी रात में बड़े बड़े अधिकारियों के तबादले क्यों कर दिए। तो हुआ ये कि चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के कुछ ही घंटों बाद आधी रात में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत कई शीर्ष अधिकारियों के तबादले कर डाले। अब चुनाव के मद्देनजर ये तबादले बहुत ही असामान्य हैं, जिसके बाद ममता की पार्टी टीएमसी ने हंगामा मचा दिया। टीएमसी का कहना है कि ये जानबूझकर किए गए तबादले हैं, जिनका मकसद निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करना है और बीजेपी की मदद करना है। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय बोली कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर तरकीब इस्तेमाल कर रही है, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी खुद इस फैसले पर बहुत नाराजगी जताई और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी का कहना है कि आधी रात में अचानक बंगाल के बड़े बड़े अफसरों का तबादला करना साफ तौर पर निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। वहीं चुनाव आयोग सफाई देते हुए ये कह रहा है कि ये कदम शांतिपूर्ण और हिंसा मुक्त चुनाव के लिए उठाए गए हैं। उधर बीजेपी भी चुनाव आयोग के इस फैसले के पक्ष में है, लेकिन ऐसे में चुनाव से पहले ही बंगाल में राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया है। अब आते हैं ज्ञानेश कुमार पर कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पद से बेदखल हो सकते हैं। क्या बंगाल चुनाव से पहले ही ज्ञानेश कुमार की कुर्सी चली जाएगी। और आखिर ममता बनर्जी ने कैसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलकर ज्ञानेश कुमार और बीजेपी की मिली भगत और साजिश को चकनाचूर कर दिया है। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, जिसके तहत बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है और 4 मई को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन चुनाव की घोषणा से ठीक 2 दिन पहले पूरे विपक्ष ने ममता की पार्टी टीएमसी के नेतृत्व में संसद में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का नोटिस दे दिया। मकसद साफ कि उन्हें देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटाया जा सके। इस नोटिस पर लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर 193 सांसदों ने हस्ताक्षर किए, जो नियमों के हवाले से जरूरत की संख्या से कई ज्यादा है। टीएमसी ने आरोप पत्र में ज्ञानेश कुमार पर 7 बड़े आरोप लगाए हैं, जिसमें कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पद पर रहते हुए दुर्व्यवहार, पक्षपात और कुछ राजनीतिक दलों के प्रति भेदभावपूर्ण आचरण किया। ज्ञानेश कुमार पर चुनाव में धोखाधड़ी करने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करने, लोगों को सामूहिक रूप से वोट डालने के अधिकार से वंचित करने और वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की जांच प्रक्रिया में गड़बड़ी करने के आरोप लगे हैं। सड़क से लेकर संसद तक और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार फंसे हुए हैं। ममता की पार्टी का आरोप साफ है कि ज्ञानेश कुमार एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर बीजेपी की मदद कर रहे हैं। वोटर लिस्ट में बदलाव करके बीजेपी को चुनावी फायदा पहुंचाया जा रहा है। अब बड़ा सवाल, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाना कितना मुमकिन है।
तो संविधान के अनुच्छेद 324(5) के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होती है। इसके मुताबिक पद से हटाने के लिए सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं, ठोस सबूत जरूरी होते हैं। अब जो नोटिस लाने के लिए जरूरी संख्या होती है उसको पार करते हुए विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नोटिस तो दे दिया। अब नोटिस देने के बाद स्पीकर और सभापति के पास 14 दिन का समय है। इस दौरान नोटिस वापस भी लिया जा सकता है या स्वीकार भी किया जा सकता है। अगर नोटिस स्वीकार हो गया तो ज्ञानेश कुमार की मुसीबत बढ़ने वाली है। नोटिस स्वीकार होने के बाद जांच समिति बनेगी, फिर समिति जांच करेगी, उसके बाद जांच की रिपोर्ट आएगी और फिर संसद में बहस होगी और वोटिंग होगी। अब बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि जांच की कोई तय समय सीमा नहीं है। कई महाभियोग प्रस्ताव इसीलिए जांच के नाम पर महीनों या सालों तक लंबित रहते हैं। यानी ये तो साफ है कि बंगाल चुनाव से पहले तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाना लगभग असंभव है। ज्ञानेश कुमार पर कोई फैसला आने में महीनों या सालों भी लग सकते हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल चुनाव तक तो ज्ञानेश कुमार पद पर बैठे ही रहने वाले हैं। तो फिर ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले ये दांव क्यों चला? तो यहीं से राजनीति की असली कहानी शुरू होती है। विश्लेषकों के मुताबिक ममता की पार्टी टीएमसी जनता को साफ तौर पर यह संदेश देना चाहती है कि बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से नहीं जीत सकती, इसीलिए वोटर लिस्ट में हेरफेर का सहारा लिया जा रहा है। टीएमसी जनता के सामने ये मैसेज देना चाहती है कि क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बीजेपी से मिले हुए हैं तो बीजेपी चुनाव जीतने के लिए जनता से धोखाधड़ी का सहारा ले रही है। ममता बनर्जी खुद को जनता के वोट बचाने वाली नेता के रूप में पेश कर रही हैं। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली तक लड़ाई लड़ने का नैरेटिव सेट कर रही हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि टीएमसी ने इसे चुनाव लड़ने का एक हथियार बना लिया है। ज्ञानेश कुमार ने जिस तरह बंगाल में एसआईआर लागू किया है उससे बंगाल की जनता में नाराजगी है। कई लोग जो पहले वोट दे चुके हैं उनके नाम काटे गए हैं। एसआईआर में गड़बड़ी और गलतफहमी के चलते वोटर लिस्ट की फाइनल ड्राफ्टिंग में भी हजारों वोटर्स के नाम गायब हैं। इससे बंगाल के वोटर्स में गुस्सा और वोट कटने का डर है। ममता बनर्जी जनता के इसी गुस्से को टीएमसी के फायदे में बदलना चाहती हैं। इसीलिए ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का फैसला हुआ। अब चाहे ज्ञानेश कुमार पर फैसला आने में कितनी ही देर लग जाए, चाहे चुनाव के बाद उन पर कोई फैसला आए, लेकिन ज्ञानेश कुमार बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं और बीजेपी को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे हैं। ये नैरेटिव महाभियोग प्रस्ताव लाने से जनता के बीच सेट हो गया है। अब जरा एसआईआर विवाद समझें तो ये प्रक्रिया अभी बंगाल में जारी है। लगभग 58 लाख नाम हटा दिए गए हैं और करीब 60 लाख वोटर्स अभी भी जांच के दायरे में है। ममता ने इस मुद्दे पर ऐसा रुख अपनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। दिल्ली जाकर ज्ञानेश कुमार से सीधे मीटिंग भी की और धरने प्रदर्शन कर दिए। यहाँ तक कि ममता ऐसे वोटरों को सामने लेकर आ गई जिन्हें मृत बताकर वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। यही नहीं, ज्ञानेश कुमार से मिलकर ममता बनर्जी भड़कते हुए ये भी बोल पड़ी कि ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखा। वहीं जब चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कोलकाता के दौरे पर आए तो उस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने वापस जाओ के नारे लगाए। यहाँ तक कि ऐसे पोस्टर्स भी दिखाए जिस पर लोकतंत्र का हत्यारा लिखा था। विश्लेषकों का मानना है कि ममता का अभियान उनके कोर वोटर को और मजबूती से एकजुट कर सकता है। साथ ही महाभियोग प्रस्ताव के जरिए चुनाव आयोग पर दबाव बनाना भी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है ताकि वोटर्स की जांच प्रक्रिया जो चल रही है वो उतनी सख्त न रहे। अब आपको ये भी दिलचस्प बात बताते हैं कि कैसे मोदी सरकार ने अपने फायदे के लिए कानून बनाए जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति और पावर्स को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे हैं। तो मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार, उनकी नियुक्ति के लिए कानून में बदलाव किया गया था। इससे पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक तय प्रक्रिया के तहत होती थी, लेकिन 2023 में कानून बदलकर चयन समिति से
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर उनकी जगह गृह मंत्री अमित शाह को शामिल कर दिया गया। इस चयन समिति में प्रधानमंत्री मोदी और विपक्ष के लीडर के रूप में राहुल गांधी मौजूद रहे। लेकिन अब एक तरफ दो आदमी अमित शाह और पीएम मोदी और दूसरी तरफ सिर्फ राहुल गांधी, तो बहुमत के आधार पर फैसला सरकार के पक्ष में जाना तय हो गया। अब अगर कानून में बदलाव ना होता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी चयन समिति में बने रहते तो फैसला अलग हो सकता था। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति कुछ इस तरह से कानून बदल कर हुई थी। यही वजह है कि ये कानून अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के दायरे में है और मामला लंबित है। यही नहीं, 2023 में तो मोदी सरकार एक और खतरनाक कानून ले आई जिसमें चुनाव आयुक्त को आजीवन इम्यूनिटी देने की बात सामने आई। इस कानून के तहत न केवल कार्यकाल के दौरान बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। चाहे सरकार बदल जाए, चाहे सत्ता किसी और के हाथ में आ जाए, उस अधिकारी पर कोई एफआईआर या जांच नहीं की जा सकती। उदाहरण के तौर पर कल को मोदी सरकार सत्ता से चली जाती है और कांग्रेस आती है तो कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कार्रवाई नहीं कर सकती। मतलब अगर सरकार जाती है और अधिकारी रिटायर भी हो जाए, तब घोटाले का पता चले तो उनके साथ कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसे में याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि इतनी इम्यूनिटी तो संवैधानिक पदों पर बैठे जजों के पास भी नहीं है जितनी ताकत मोदी सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को दे दी है। यानी अब अदालत से लेकर संसद की कार्रवाई तक में ज्ञानेश कुमार बुरी तरह फंस रहे हैं। एक के बाद एक ज्ञानेश कुमार की मुसीबत बढ़ती जा रही है।